फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको जीआईसी प्रवक्ता और पीजीटी के लिए वैकल्पिक विषय रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन के साथ देखने को मिलेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा क्वेश्चंस का, वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या पदार्थों के वर्गीकरण। एमसीक्यू रहेंगे और उनका व्याख्या भी रहेगा। तो पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, जल का शुद्धतम रूप है। ए ऑप्शन है समुद्र का जल, बी ऑप्शन है वर्षा का जल, सी ऑप्शन है नल का जल, डी ऑप्शन है आशुत जल। तो इसका सही आंसर सभी को पता होगा, वर्षा का जल जो है जल का शुद्धतम रूप होता है। अब वर्षा का जल जो है जल का शुद्धतम रूप होता है। अब इसके बारे में और भी क्वेश्चन जो है जो इस व्याख्यान में दिए गए हैं वो देखते हैं। समुद्र जल का जो समुद्री जल होता है उसका पीएच मान 7.5 से 8.4 परास के बीच में होता है। वर्षा के बूंदों के गोलाकार होने का कारण पृष्ठ तनाव होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर होता है। द्रव का ताप बढ़ने पर क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप शून्य हो जाता है। जल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, तो जल का पीएच मान 7 होता है। और सभी को जल का फॉर्मूला पता ही होगा, H2O होता है। भारी जल की अगर बात हो तो D2O होता है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायु के नमूने में क्या है। ए ऑप्शन है केवल ऑक्सीजन गैस, बी ऑप्शन है केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, सी ऑप्शन है केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कुछ अक्रिय गैस हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आप सभी समझ गए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, वायु के नमूने में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कुछ अक्रिय गैसों का समावेश होता है। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात सामान्यतः 78.07% नाइट्रोजन। कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो तुरंत से आंसर कीजिएगा नाइट्रोजन। कितने परसेंट में, 78.07%। ओके, 20.93% ऑक्सीजन होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन जो होते हैं 0.93% होते हैं, तथा अन्य गैसें जो पाई जाती हैं वे भी प्रेजेंट रहती हैं। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व अगर पूछ लिया जाए तो वो है जल वाष्प। ओके, रेडॉन को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। एक गैस ऐसी है जो कि अक्रिय है और जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, वो है रेडॉन। अक्रिय गैस को नोवेल गैस भी कहा जाता है। इसमें 6 प्राकृतिक अक्रिय गैस आती हैं। हाल ही में एक नई अक्रिय गैस ऑर्गेनेशन की खोज की गई है, जिससे अक्रिय गैसों की संख्या 7 हो गई है। ऑर्गेनेशन परमाणु संख्या जो होती है, जो एटॉमिक नंबर होता है, वो 118 होता है। ऑर्गेनेशन एक अक्रिय गैस है, इसकी खोज अभी की गई है और इससे क्या हुआ है, जो अक्रिय गैसें हैं उनकी संख्या 7 हो गई है। अगला प्रश्न है, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है। ए ऑप्शन है अज्ञात, बी ऑप्शन है स्थिर, सी ऑप्शन है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग, डी ऑप्शन है शहरों के औद्योगिकरण पर निर्भर नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात जो है किस तरह से है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, लेकिन सामान्यतः 78.07% नाइट्रोजन, 20.93% ऑक्सीजन, ऑर्गन जो है 0.3% रहता है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। वायु एक समांगी मिश्रण है, ये भी याद रखिएगा। वायु एक समांगी मिश्रण है। वायु से विभिन्न गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रभाजी आश्वन विधि का प्रयोग किया जाता है। वायु से गैसों को जो प्राप्त किया जाता है उसके लिए प्रभाजी आश्वन विधि का प्रयोग किया जाता है। यह क्रायोजेनिक पृथक्करण विधि है। इस विधि का प्रारंभ सर्वप्रथम कार्ल वॉन लिंडे ने किया था। इस विधि का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, साइंटिस्ट का नेम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो कई बार पूछे भी जाते हैं और इनके पूछे जाने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है।
ए ऑप्शन है फेरस क्लोराइड, बी ऑप्शन है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, सी ऑप्शन है फेरिक सल्फेट, डी ऑप्शन है आपका फेरिक क्लोराइड। अगर आपको इसका आंसर आता है तो वीडियो पॉज कर दीजिए और आप अपना आंसर कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो हम आपको इसका आंसर बता रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेरस और फेरिक क्लोराइड का मिश्रण। लोहे की वस्तुओं में जंग लगने का कारण क्या होता है? फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। लोहे की वस्तुओं पर जंग फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के कारण लगती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन ये बनता है कि लोहे पर जंग लग जाना किस तरह का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, मतलब कि फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, तो ये एक केमिकल चेंज है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रूप या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जैसे दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना, ये सभी जो है केमिकल परिवर्तन है, मतलब केमिकल चेंज है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो ऑक्सीडेशन की जो मेथड होती है वो क्या होती है, मतलब लोहे में जो जंग लग जाती है वो क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। जंग का सामान्य सूत्र कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा Fe2O3 XH2O। ओके, Fe2O3 XH2O। तो X का मतलब क्या होता है यहाँ पर? मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जंग लगने के दो प्रमुख कारक होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति और नमी की उपस्थिति। ओके, जंग लगने के क्या क्या कारक होते हैं, क्या फैक्टर होते हैं? तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। अगला पॉइंट है, लोहे में जंग लगने से इसका वजन बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन समझो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट वाला क्वेश्चन है कि अगर लोहे की कील में जंग लग जाए तो उसका वजन बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो लोहे में अगर जंग लग जाए तो उसका वजन बढ़ जाता है, ये याद रखिएगा। जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ता का लेप किया जाता है, जिसे गैल्वनीकरण या गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण या यसद लेपन कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन याद रखिए, हम भी कई सालों से एग्ज़ाम दे रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया है, तभी हमें ये ख्याल आया कि हम जो तैयारी कर रहे हैं हो सकता है कि हमारे एक्सपीरियंस किसी के काम आ सके। एक बार क्या हुआ कि हमें जस्तीकरण के बारे में पता था, एक एग्ज़ाम था हमारा, आई थिंक कोई होम एग्ज़ाम था, उस समय एमएससी था, शायद एमएससी प्रीवियस था 2015 में। तो उसमें हमें ये पता था, हम हिंदी माध्यम के स्टूडेंट रहे हैं, तो हमें ये पता था जस्तीकरण होता है। जब जस्ता का लेप किया जाता है तो उसे जस्तीकरण कहते हैं, पर हमें ये नहीं पता था उसे इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। गैल्वनीकरण कभी कभी लिख के आ जाता है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था उसमें था गैल्वनीकरण। हम वो क्वेश्चन नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ हमें जस्तीकरण पता था, गैल्वनीकरण नहीं पता था। तो ये बात बताने का कारण ये है कि जब भी आप हिंदी माध्यम से हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, सभी हिंदी माध्यम से ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, पर ज्ञान का विस्तार करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे जस्तीकरण आपने पढ़ लिया, एक यही वर्ड नहीं, कोई भी है, जैसे कॉमन वर्ड जो आ जाते हैं कभी कभी, तो उनका इंग्लिश जान लेना अति आवश्यक हो जाता है। और जब आप यूपीएससी के लिए लेक्चरर के लिए तैयार कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी के लिए कर रहे हो, यूपीपीसीएस के लिए कर रहे हो, केबीएस DSSS, तो इतनी इंग्लिश तो आपको सीखनी ही होगी। ठीक है, तो बस इतनी बातें हमने आपको बता दी। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जंग से बचाने के लिए जस्ता का लेप किया जाता है, इसे गैल्वनीकरण या गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण या यशद लेपन कहा जाता है। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा, गैल्वनीकरण, गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण या यशद लेपन। तीनों बातें जो हैं एक ही हैं, बस इनका अलग अलग नाम है। अगला प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? ए ऑप्शन है शरीर के लिए अत्यावश्यक है, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन को तनु करता है जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन को रक्त में घुलनशील बनाती है, डी ऑप्शन है वायु के घनत्व को कम करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑक्सीजन को डाइल्यूट करता है जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। तो वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? ऑक्सीजन को डाइल्यूट करता है जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। ओके,
नाइट्रोजन गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में, वायुयान के टायरों में तथा द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में भोज्य पदार्थों को जमाने में तथा निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पौधों में नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत यूरिया होता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन का समावेश तो 10 का है, 10 क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। पर अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं, पढ़ते हैं और चाहते हैं कि आपका ज्ञान का भी विस्तार हो और आप जॉब भी पाएँ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप करते हो, साइंस का पार्ट सभी में होता है। अगर आप GIC की बात करेंगे, अगर आप रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको तो सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं, और भी एग्ज़ाम देते हैं, CTET देते हैं, UP-TET देते हैं, और कोई स्टेट एग्ज़ाम देते हैं, SSC वगैरह देते हैं, सब में साइंस का पार्ट रहता है। तो आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, है ना। तो आई होप ये वीडियो तो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर नहीं भूले हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, और नए आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको पर डे देखने को मिलेंगे। और आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, बकवास लगा, बहुत अच्छा लगा। तो और कुछ सजेस्ट करना चाहें तो वो सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप हम इसमें क्या इंक्लूड करें, क्या इंक्लूड ना करें, ठीक है। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा है। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। यूरिया का फॉर्मूला कई बार पूछा गया है, NH2CO NH2, बहुत ईजी है, आराम से याद कर सकते हो, NH2CO NH2। मनुष्य का शरीर भी 3% नाइट्रोजन से बना है। नाइट्रोजन प्रोटीन के प्रमुख घटक होते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता। अब ये तो क्वेश्चन आप सभी लोग जान ही गए होंगे, क्योंकि अभी ऊपर हमने जंग से ऊपर क्वेश्चन किया था, जंग से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुछ अधिक हो जाएगा। ओके, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से कुछ अधिक हो जाएगा। लोहे में जंग लगने से इसका वजन बढ़ जाता है। ये केमिकल चेंज है, ये ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है या विक्रिया है। और जंग का सूत्र आपको सभी को पता है, Fe2O3H2O। ओके, अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप क्या होता है। किसी भी तापमान पैमाने का आरंभ बिंदु। बी ऑप्शन है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। सी ऑप्शन है वह तापमान जिस पर सभी द्रव्य पदार्थों के बाष्प जम जाते हैं। डी ऑप्शन है वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ बाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वीडियो पॉज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। हम बोल रहे थे आंसर कीजिए, बोल दिया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। परम शून्य ताप क्या है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ओके, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य ताप कहा जाता है। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। ताप मापने का पैमाना जिसमें -273 डिग्री सेल्सियस को शून्य माना जाता है, परम ताप पैमाना कहलाता है। इस तापमान पर गैसों का सभी गुणधर्म समाप्त हो जाता है। गैस का आयतन भी शून्य हो जाता है। परम ताप T बराबर O के बराबर -273.15 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप की संकल्पना विलियम थॉमसन, जो लॉर्ड केल्विन के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने दिया था। ठीक है, तो इनका जो परम शून्य ताप की संकल्पना जिसने दी थी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जो संकल्पना दी थी, किसने दी थी, विलियम थॉमसन ने, और इनको लॉर्ड केल्विन के नाम से जाना जाता है। ताप का SI मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन वही है, बस घुमा दिया गया है, आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा। लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती हैं। इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन, गैल्वनीकरण, यशद लेपन या जस्तीकरण। ओके, तो
लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वनीकरण या जस्तीकरण या यशद लेपन कहा जाता है। विद्युत लेपन अगर बात करें, इसमें जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात की गई है तो वो क्या होती है, तो निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षक बनाने के लिए, निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने और उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु की एक पतली परत चढ़ाने की क्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन कहा जाता है। अब जो आपका डी ऑप्शन है वो है वल्कनीकरण। तो वल्कनाइजेशन क्या होता है, प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित कठोर करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। और ये जो तापानुशीतन जो है, एनालिंग जो है, वो क्या है, धातु कर्म में एक ऊष्मा उपचार है जिसमें क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, तत्पश्चात किसी निश्चित ताप पर बनाए रखते हैं तथा अंत में ठंडा किया जाता है। ठीक है, इससे धातु की तन्यता बढ़ जाती है और कठोरता घट जाती है। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप में हिम शुष्क या ड्राई आइस क्या होती है। ए ऑप्शन है आसुत जल से बना हुआ हिम, बी ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है उप शून्य तापमान पर रखा हिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, रासायनिक रूप से ड्राई आइस या हिम शुष्क हिम होता है। रासायनिक रूप से ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। शुष्क बर्फ का प्रयोग जो है रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 को 78.5 डिग्री सेल्सियस या 109 या 109.3 डिग्री फ़ारेनहाइट या 194.65 केल्विन पर ठोस में बदल दिया जाता है। इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ अध्रुवीय अणु है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच अंतराण्विक वांडरवाल बल है कार्य करता है। शुष्क बर्फ का घनत्व अगर डेंसिटी पूछ ली जाए तो 1.4 से 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। शुष्क बर्फ का उपयोग फ्रोजन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में किया जाता है। शुष्क बर्फ के संबंध में सर्वप्रथम फ्रेंच वैज्ञानिक थ्योरियर ने बताया था। तो जो ड्राई आइस होती है सर्वप्रथम किसके द्वारा बताया गया था, तो थ्योरियर के द्वारा बताया गया था। अगला प्रश्न है, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन मतलब कि प्यूरिफिकेशन जो है निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। ए ऑप्शन है क्लोरोनीकरण, बी ऑप्शन है आसवन, सी ऑप्शन है फिल्ट्रन, डी ऑप्शन है निस्तारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीनीकरण। जल आपूर्ति के लिए जल का प्यूरिफिकेशन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, क्लोरीनीकरण के द्वारा किया जाता है। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन क्लोरीनीकरण प्रक्रिया से होता है। क्लोरीन गैस फूलों